नमस्कार दोस्तों, मैं घनश्याम शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आर्य जंक्शन पर। आगे बढ़ने से पहले आइए जानते हैं क्या है आज की खास खबर। केंद्र सरकार द्वारा दी गई बिहार को नई चुनावी सौगात। बिहार के दरभंगा में पटना के बाद स्थापित होगा दूसरा अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान। केंद्र सरकार द्वारा हरियाणा में ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना को दी गई मंजूरी। इस परियोजना से औद्योगिक विकास के साथ साथ दिल्ली को भी मिलेगी राहत। पूरे विश्व में ग्लोबल वार्मिंग का दिखने लगा है असर। आर्कटिक में हाल ही में बर्फ के पहाड़ का 110 किलोमीटर बड़ा हिस्सा टूटा। वैज्ञानिकों ने जताई चिंता। राजस्थान में खनिज अन्वेषण के लिए गठन किया गया। राजस्थान स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन करेगा वैज्ञानिक तरीके से खोज व खनन में अनुसंधान। और कोविड-19 से लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना की अवधि को 6 माह के लिए और बढ़ाया गया। जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी भी जुगनू हैं और किसी रोशनी के आप मोहताज नहीं हैं। आप अपने दम पर अपनी जीवन में हर एक अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ में संघर्ष करते रहिए और अपने लक्ष्य की तरफ 2 कदम आगे बढ़ाते रहिए। आइए जानते हैं हमारी आज की सभी खबरों पर विस्तार से एक एक करके। और निश्चित रूप से ये सभी खबरें जो है, ये सभी जो प्रश्न हैं, क्योंकि आपने प्रश्नों की मांग की तो मैंने उसी रूप में इसको बदलने का प्रयास किया है। तो प्रश्नों के साथ में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे और इसके साथ अंत में गीता के ज्ञान पर भी थोड़ा सा विस्तार से बात करेंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार के दरभंगा जिले में एम्स बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और यह जो मंजूरी है ये बिहार में चुनाव को देखते हुए काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल केंद्रीय मंत्रिमंडल की एक बैठक हुई और इस बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी भी दी गई। इस संस्थान की स्थापना प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना जो कि 2003 में शुरू की गई थी उसके तहत की जाएगी और इस पर कुल 1264 करोड़ रुपए की लागत भी आएगी। दरभंगा में बनने वाला यह एम्स देश का 22वां एम्स होगा। दरभंगा में एम्स बनाए जाने से दरभंगा के जो उत्तरी बिहार के विभिन्न जिले हैं, जिसमें बेतिया से लेकर कोसी और सीमांचल के सहरसा, सुपौल और पूर्णिया तक के लोगों को काफ़ी फायदा मिलेगा। दोस्तों, PMSSY की घोषणा वर्ष 2003 में की गई थी और इस योजना का जो मूलभूत उद्देश्य है वो जो हमारी तृतीयक सेवाएं हैं, तृतीयक देखभाल सेवाएं जिनमें स्वास्थ्य सेवाएं सम्मिलित होती है, उसको किफ़ायती और विश्वसनीय बनाने के साथ साथ क्षेत्रीय असंतुलनों को दूर करने और गुणवत्तापूर्ण आयुर्विज्ञान शिक्षा के लिए संस्थानों की संख्या में वृद्धि करने की बात भी करता है। इस PMSSY योजना के जो 2 घटक हैं उनमें पहला घटक एम्स जैसे संस्थानों की स्थापना की बात करता है कि देश भर में हर एक जगह एम्स की एक चेन खोली जाए ताकि गुणवत्तापूर्ण स्तरीय जो सुविधाएं हैं वे सभी लोगों को मिल सके। दूसरी ओर इसका जो दूसरा कारण है वो है सरकारी मेडिकल कॉलेजों का उन्नयन, अर्थात वर्तमान में जो हमारे सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं उनको एम्स के स्तर का बनाया जाए। इन दोनों ही लक्ष्यों की पूर्ति ये कर रहा है। अब तक PMSSY योजना के तहत 6 एम्स संस्थान बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तरांचल में स्थापित किए गए हैं जो फुली ऑपरेशनल हो चुके हैं। इसके अलावा एम्स की बात करें तो कुछ ऐसे एम्स भी हैं जिनकी घोषणा कर दी गई है और जहां पर MBBS की कक्षाएं और OPD स्टार्ट हो गई है। इनमें रायबरेली, गोरखपुर, मंगलागिरी, नागपुर और भटिंडा जैसे क्षेत्र सम्मिलित हैं। इसके अलावा 3 हमारे ऐसे एम्स भी हैं जहां पर केवल MBBS की क्लासेस शुरू हुई है, जिनमें BB नगर, कल्याणी और देवघर सम्मिलित है। जबकि बाकी बचे हुए जो 8 हमारे एम्स हैं उनमें से बिलासपुर, गुवाहाटी, राजकोट, सांबा, अवंतीपुर, मनेठी और मदुरई में एक्टिविटीज़ हो रही हैं, बिल्डिंग्स को बनाने का काम किया जा रहा है। जबकि बिहार की बात करें तो वहां दरभंगा को अब मंजूरी मिलने के बाद कार्य शुरू हो जाएगा और 48 महीनों के भीतर इसे पूरा करने का प्रयास सरकार के द्वारा किया जाएगा।
चलिए अगली खबर की ओर रुख करते हैं और जानते हैं उसके बारे में। हरियाणा में ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी दी गई है। तो केंद्र सरकार ने हरियाणा के पलवल से लेकर के पानीपत क्षेत्र को जोड़ने के लिए इस कॉरिडोर परियोजना को शुरू किया है। ये एक विशेष प्रकार की रेल कॉरिडोर परियोजना होगी जिसके माध्यम से न केवल सतत विकास को बढ़ावा दिया जाएगा बल्कि औद्योगिक विकास के साथ साथ ये दिल्ली क्षेत्र में रेलवे पर जो अनावश्यक भार है उसको भी कम करने का प्रयास करेगा। एनसीआर अर्थात नेशनल कैपिटल रीजन की यह परियोजना पलवल से सोहना, मानेसर, खरखोदा के रास्ते सोनीपत तक विकसित किया जाएगा। नई लाइन के आने से जो हरियाणा प्रदेश है उसमें औद्योगिक हालात में बदलाव देखने को मिलेगा। यह एनसीआर में रेल प्रोजेक्ट जो है उनमें एक नए औद्योगिक युग की आगाज को शुरू करेगा और इसके साथ साथ निर्यात को भी बढ़ावा देगा। इसके अलावा इस योजना की वजह से यहाँ रोजगार के ज़्यादा से ज़्यादा अवसर भी हमको मिल पाएंगे। दोस्तों जैसा कि चित्र में आप देख सकते हैं ये कॉरिडोर जो है इसको ऑर्बिटल कॉरिडोर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये कॉरिडोर दिल्ली एनसीआर के भीतर से न होकर के इसके बाहर से जाएगा, जिससे न केवल समय की बचत होगी बल्कि इसके साथ साथ दिल्ली की आबो हवा में भी सुधार देखने को मिलेगा। रेल लाइन से मानेसर, सोहना, फरूखनगर, खरखोदा और सोनीपत के औद्योगिक क्षेत्रों में माल ढुलाई की सुविधा मिलेगी और हर साल करीब 5 करोड़ टन सामान की ढुलाई हो पाएगी। 5 साल में यह मेगा प्रोजेक्ट पूरा होगा और इसके लिए हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के नाम से एक संयुक्त उद्यम कंपनी को भी बनाया जाएगा। चलिए बात करते हैं हमारे आज के अगले प्रश्न पर। दोस्तों आर्कटिक में बर्फ के एक पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूट गया है जो बढ़ते ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव का संकेत है। यह 110 वर्ग किलोमीटर बड़ा हिस्सा ग्रीनलैंड क्षेत्र में टूटा है। इससे पहले भी ग्रीनलैंड में इसी तरह से बर्फ के हिस्सों के टूटने की जो है खबरें मिलती रही है। तो ये जो ग्रीनलैंड का बर्फ का पहाड़ है उसका एक बड़ा हिस्सा उत्तरी पूर्वी आर्कटिक क्षेत्र में टूट गया है। वैज्ञानिक लगातार बढ़ती मानवीय गतिविधियों की वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसी को इसका कारण मान रहे हैं और सचेत होने का एक संकेत भी इसे बता रहे हैं। नेशनल जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ डेनमार्क एंड ग्रीनलैंड ने सोमवार को बताया कि हिमनद का जो हिस्सा टूटा है वह लगभग 110 वर्ग किलोमीटर बड़ा है। ये एक बड़े पहाड़ से टूटा है जो ग्रीनलैंड के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित है और करीब 80 किलोमीटर लंबा और 20 किलोमीटर चौड़ा है। हिमनद उत्तर पूर्वी ग्रीनलैंड आइस स्ट्रीम के एंड में स्थित है जहां से वह जमीन से अब समुद्र में प्रवेश करने वाला है। तो जैसा कि चित्र में आप देख सकते हैं ये एक बहुत बड़ी क्षति है क्योंकि अगर इस तरह से ये हिस्से टूटने लगे तो निश्चित रूप से न केवल इस क्षेत्र में जल स्तर में भी वृद्धि होगी बल्कि कई द्वीपीय देशों के और तटीय क्षेत्रों के डूबने का खतरा भी बनेगा। GEUS नामक सर्वेक्षण के अनुसार उत्तर पूर्वी ग्रीनलैंड में स्थित आर्कटिक के सबसे बड़े बर्फ के पहाड़ के पिघलने की वार्षिक दर ऑप्टिकल सैटेलाइट इमेजरी की मदद से इस पर नजर रखा जाता है और इसकी जानकारी प्राप्त की जाती है। साल 1999 से अभी तक इस पहाड़ से 160 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा टूट चुका है और यह न्यूयॉर्क में मैनहट्टन के भी क्षेत्रफल से दोगुना है। ऐसे में आवश्यकता है कि 2030 तक के सतत विकास लक्ष्य जो हैं उनको प्राप्त करने की ओर दुनिया भर के देशों के द्वारा मिलकर के काम किया जाए ताकि ऐसी किसी भी संभावना जो मनुष्य के जीवन को हानि पहुंचा सकती है उसे पहले ही रोका जा सके। राज्य में राजस्थान स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट के गठन को मंजूरी दे दी गई है और इस नवगठित राजस्थान स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट में कुल मिलाकर के 9 सदस्यों की स्थापना की गई है। तो ये 9 सदस्य मिलकर के अब राज्य में मिनरल एक्सप्लोरेशन के लिए सुझाव देने का काम करेंगे। यह ट्रस्ट प्रदेश में जितने भी हमारे खनिज भंडार हैं उनकी न केवल वैज्ञानिक तरीके से खोज बल्कि खनन और आधुनिक तकनीकों के प्रयोग, अनुसंधान, शोध, कौशल विकास और राजस्व बढ़ोतरी सहित इससे जुड़ी गतिविधियों के बेहतर संचालन के लिए मॉनिटरिंग का काम करेगा। इसके द्वारा दिए गए सलाह के आधार पर ही राज्य में उपलब्ध जितने भी खनिज संसाधन हैं उनका बेहतर दोहन उपलब्ध हो पाएगा और इसके साथ साथ राज्य की आय में भी वृद्धि हो पाएगी। इस ट्रस्ट के संचालन के लिए खान एवं पेट्रोलियम मंत्री श्री प्रमोद जैन भाया की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय संचालक मंडल बनाया गया है। इसके अलावा
अतिरिक्त मुख्य सचिव खान व पेट्रोलियम डॉक्टर सुबोध अग्रवाल की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय कार्यकारी समिति भी बनाई गई है, जो इनके द्वारा दिए गए प्रत्येक निर्णय को लागू करने का काम भी करेगी। अगर वर्तमान की बात करें तो राजस्थान में देश के खनिज उत्पादन मूल्य में 20.26% का योगदान दिया जाता है, जबकि खोज और सर्वेक्षण के मामले में देश में सबसे कम राशि जो है वो राजस्थान में व्यय की जाती है। राजस्थान स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट जो है उसको धनराशि मुहैया कराने के लिए अप्रधान खनिजों पर ली जा रही रॉयल्टी पर 2% शेष राशि और अवैध खनन से प्राप्त राजस्व की 10% राशि से एक कोष का गठन भी किया जाएगा। दोस्तों, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना की अवधि को बढ़ा दिया है। तो बढ़ते कोविड-19 केसेस को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा फ्रंट पर लड़ने वाले हमारे कोविड-19 फाइटर्स या कोविड वॉरियर्स जो हैं उनके लिए यह सुविधा एक्सटेंड की गई है। इसकी घोषणा कोविड-19 के लिए लगाए गए लॉकडाउन के तुरंत बाद 25 मार्च को की गई थी, जिसे 2 बार बढ़ाया गया था। इस वर्ष 30 मार्च को 90 दिनों की अवधि के लिए इसे घोषित किया गया था और 25 सितंबर तक 90 दिनों के लिए और बढ़ा दिया गया था। अब इसे वापस से बढ़ा करके और 180 अतिरिक्त दिनों तक इसकी सुविधा हमारे सभी कोविड-19 फाइटर्स को मिलेगी, जिससे कि न केवल उनके जीवन को सुरक्षा मिलेगी, बल्कि ऐसी कोई भी दुर्घटना होने पर जिनसे उनके जीवन को क्षति पहुंचती है तो उनके परिजनों को इसका लाभ भी मिल पाएगा। यह जो योजना है यह एक केंद्रीय सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए है, जिसके अंतर्गत जितने भी हमारे स्वास्थ्य सेवा प्रदाता हैं उनको 50 लाख रुपए का जीवन बीमा दिया जाता है, क्योंकि ये लोग सीधे कोविड-19 रोगियों के संपर्क और देखभाल में रहते हैं और हर समय उनके संक्रमित होने का खतरा बना रहता है। इसके अंतर्गत न केवल ये कर्मचारी, डॉक्टर, बल्कि ऐसे तमाम लोग जो लगातार कोविड-19 में फाइट करने की कोशिश कर रहे हैं उन सभी को सम्मिलित किया गया है। इसमें निजी अस्पताल के कर्मचारी, सेवानिवृत्त, स्वयंसेवक, स्थानीय शहरी निकाय, अनुबंध या दैनिक वेतनभोगी, तदर्थ और आउटसोर्स सभी प्रकार के कर्मचारी सम्मिलित हैं। तो ये थी दोस्तों आज की प्रमुख खबरें जिन पर हमने चर्चा की। अपने सभी नोट्स आप अपने साथ तैयार करते रहें। इसके अलावा जितने भी नोट्स हैं वो मैं आपको पीडीएफ में अवेलेबल करवा दूंगा हमारी गुलदस्ता करंट अफेयर बुक में। तो जाते जाते छोड़ चलता हूँ आप सभी को गीता के मूल मंत्र के साथ, जैसा कि हम हमेशा से करते हैं। तो खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपने आप को बदलते रहिए। समय के साथ बदलना भी जरूरी है और इसके साथ साथ जीवन में आगे बढ़ते रहना भी जरूरी है। चलिए, धन्यवाद। आज हम गीता के अध्याय 5 के श्लोक 21 जो है उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो ये श्लोक कहता है कि बाह्य स्पर्शेश व सक्तात्मा विन्द्यतयात्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। बहुत ही प्यारा श्लोक है जिसमें भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि बाह्य स्पर्शे, यहाँ पर जो शब्द है वो बाह्य स्पर्शेषु है और उसके बाद में असक्त आत्मा है। इस प्रकार से दोनों के बीच में यण संधि देखने को मिलेगी, बाह्य स्पर्शेषु और असक्त आत्मा। अर्थात ऐसी कोई भी आत्मा या ऐसा कोई भी जीव जो बाह्य रूप, रस, गंध, स्पर्श आदि से असक्त हो गया है, उसके मन में इस तरह के सभी भेद मिट गए हैं। वह क्या करता है? विन्दति आत्मनि यत् सुखम, वह अपने आप को जान लेता है, वह अपने ब्रह्म स्वरूप को जान लेता है और इस प्रकार से उसी स्वरूप का वंदन करने लगता है। तो जिस ईश्वर को हम बाहर ढूंढते रहते हैं वह ईश्वर अपने आप हमें हमारे भीतर ही मिल जाता है, जो सर्वाधिक सुख प्रदान करने वाला होता है। आगे भगवान बोल रहे हैं कि स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। तो ऐसा व्यक्ति जिसका बाह्य रूप, रस, गंध, स्पर्श से मुक्त हो चुका है वो ब्रह्म में योग हो जाता है। उसकी जो आत्मा है वो ब्रह्म में एक तरह से विलीन हो जाती है, दोनों निराकार हो जाते हैं, एक दूसरे को कोई भेद इन दोनों में नहीं रहता है और इसी को जो है अक्षयम सुख देने वाला कहा गया है। दोस्तों, जिस प्रकार से अंधकार जो है उसका नाश और प्रकाश ये दोनों एक साथ घटित होने वाली चीजें हैं, उसी प्रकार से बाह्य राग द्वेष का नाश और ब्रह्म में अपना मिलन ये दोनों एक साथ होती है। लेकिन फिर भी चूंकि हम अंधकार को और प्रकाश को अलग अलग मानते हैं, इसी प्रकार से यहाँ पर भी दोनों के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो ये है दोस्तों आज का हमारा श्लोक जिस पर हमने चर्चा की। इसी तरह से आपके लिए और भी श्लोक आते रहेंगे। जय श्री कृष्ण।